नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। संभल पर लगातार बवाल जारी है, संभल पर लगातार सियासत भी हो रही है, लेकिन संभल में एक नया ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये है, योगी के एक मंत्री ने बड़ा दावा किया। उनका कहना है संभल की जो लड़ाई है पूरे देश में जिस पर संग्राम हुआ, वो लड़ाई तुर्क बनाम पठानों की है। उन्होंने कहा दावा के साथ कि संभल हिंसा में तुर्क और पठान आपस में भिड़ गए, यानी दो मुस्लिम खेमे आपस में भिड़ गए, दोनों ने गोलियां चलाई। नई ड्रोन तस्वीरें आई हैं जब आग लगाई जा रही थी बाइक पर। ये घेरा देख रहे हैं, ये बाइक पर आग लगाई जा रही थी, बाइक फूकी जा रही थी, उस वक्त की तस्वीर है। देखिए जरा भीड़ जो पत्थर चला रही थी उसने बाइक को फूंक डाला है, पत्थर चलाए पुलिस पर, बाइक खड़ी थी और ये देखिए उसके बाद गाड़ी जला दी। की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पुलिस के ड्रोन से ली गई तस्वीरें। जिस वक्त मस्जिद पर सर्वे हो रहा था उस वक्त पुलिस ऊपर से ड्रोन के जरिए तस्वीरें ले रही थी, जब उपद्रवी देखिए गाड़ियां फूंक रहे थे। अब तस्वीर सामने आई, जिस शख्स के हाथ में गोली है, अगर आप ध्यान से देखें इस लाल घेरे में मैं आपको दिखा रहा हूं, हाथ में बताया जा रहा है पिस्तौल लिए हुए ये शख्स। और तस्वीर देखिए, सीसीटीवी तस्वीर है, पत्थरबाजों को आप देख रहे हैं, हाथ में पत्थर है, पुलिस पर पत्थर चला रहे हैं। लाल घेरे में जो तस्वीर नजर आ रही है, दावा है कि इस शख्स ने हाथ में पिस्तौल ले रखी है, तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर रहा है। पुलिस के कई जवान घायल हुए, लगभग 2 दर्जन पुलिस के जवान घायल हुए हैं और ये हाथ में तमंचा होने का दावा है। अगली तस्वीर देखिए, सीसीटीवी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, ये चेहरे पहचान रही है पुलिस, जो कौन कौन पत्थर चला रहा था, पहला दूसरा आप देख रहे हैं। पुलिस इस आधार पर इनकी शिनाख्त कर रही है जो पत्थर चला रहे थे। ये 24 तारीख की तस्वीर है, वक्त लिखा है 9:23, यानी 6:30 बजे सर्वे की टीम पहुंची। उसके बाद 9:23, 9:24 के आसपास ये पत्थरबाजी करने लगे और इनका डर देखिए जरा। सीसीटीवी भी तोड़ रहे हैं, मुंह ढक रखा है, इन्हें पता है यहां सीसीटीवी लगा है, तस्वीरें कैद हो जाएंगी, तो आकर सीसीटीवी को तोड़ा है, कैमरे को तोड़ा है कि कैमरे में इनके चेहरे कैद ना होने पाए। कैमरा तोड़ रहा है लाठी से। एक और तस्वीर दिखाऊं, जिस वक्त सर्वे चल रहा है और पुलिस को दौड़ा रही भीड़। देखिए भीड़ इधर से आई, पुलिस इधर भागी है, आपको नजर आ रहा है ये भीड़ दौड़ के आई है, देखिए गली से पुलिस पर पत्थर चला रही है, पुलिस वाले भागे गाड़ी लेकर। भीड़ आपको नजर आ रही लाल घेरे में और ये मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सर्वे की टीम देखिए, पुलिस का ड्रोन है जिस कैमरे में कैद हुआ है कि पुलिस अपनी गाड़ी के साथ भाग रही है और पत्थरबाज देखिए निकले, गली पर आए, पत्थर चला रहे हैं। उसके बाद देखिए कैमरा ड्रोन मूव होता है, ये मस्जिद है, सर्वे की टीम वहां मौजूद है और सर्वे की टीम देखिए निकल रही है सर्वे करते हुए, और यानी अंदर सर्वे हो रहा था, बाहर पत्थरबाजी हो रही थी। और इस पत्थरबाजी, इस दंगे में 4 से 5 लोगों की जानें गई और बीजेपी के मंत्री का दावा है दरअसल ये जो जाने गई है तुर्क बनाम पठान की लड़ाई, यानी जियाउर रहमान जो है ये तुर्क है और सुहेल इकबाल पठान है, इनकी आपस की लड़ाई में ये जाने गई है, यानी आपस में एक दूसरे को मारा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। केवल वर्चस्व की लड़ाई को में अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, उस लड़ाई में दोनों पक्ष आपस में टकरा है। काय के मंत्री हैं, काय के आबकारी के नशे में बात कर रहे हैं, नशे में
संभल हिंसा पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तुर्क बनाम पठान की लड़ाई में संभल घंटों जलता रहा। दावा है सांसद और विधायक में वर्चस्व की लड़ाई पर यह फायरिंग हुई। संभल सांसद वर्ग के समर्थकों ने फायरिंग की, जिसमें 4 पठानों की मौत हो गई। तमाशा बनने लगता है, क्या हो रहा है उसकी क्यूरियोसिटी चलने लगती है, लेकिन कोई मंशाएं नहीं है या ना कि हमें कुछ करना चाहिए। मालूम ही नहीं किसी को कि क्या होने वाला है, तो क्यों इसकी तैयारी, क्या इसकी वो होगी, तो ये सब निराधार बातें हैं। उनके परिवारों की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का ही परिणाम है कहीं ना कहीं। इसमें अगर जांच होगी बड़े स्तर पर, तो उन लोगों के जो वर्चस्व की लड़ाई है उसी का ही परिणाम के रूप में ये सब चीजें सामने आएंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि गोली पुलिस ने नहीं, दंगाइयों ने चलाई थी। हिंसा के बाद संभल पर सियासी लड़ाई अब और तेज हो गई है। गलत मुकदमे लगा के जहां 800 लोगों पे एफआईआर हुई है, वहीं जहां हमारे एमपी मौजूद भी नहीं थे घटना के समय, वो बेंगलोर में थे, तो उनका भी नाम जब्त किया गया है। तो वहाँ कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं है, वहाँ झगड़ा पुलिस बनाम मुसलमान है। पुलिस ने सीधे गोली मार करके 5 लोगों की हत्या की है। आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर ये तुर्क बनाम पठान की लड़ाई है क्या। ये बवाल किस चीज के लिए मचा हुआ है। एक तरफ आपको नजर आ रहे हैं, ये है जियाउर रहमान बर्क और ये सुहेल इकबाल। ये खुद को तुर्क बताते हैं और ये पठान। संभल में सर्वे के दौरान हिंसा पर यह खुलासा हुआ है। तुर्क पठान विवाद में संभल में हिंसा हुई। योगी के मंत्री नितिन अग्रवाल का यह दावा है वर्चस्व की राजनीति की वजह से हिंसा कराई गई। तुर्क पठान विवाद की वजह से शांति भंग हुई। इससे लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हुए। वर्चस्व को लेकर खूनी खेल में 4 लोगों की मौत हुई। तुर्कों पर पठानों को गोली मारने का आरोप है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क तुर्क समुदाय से है। जियाउर रहमान बर्क के समर्थकों पर गोली मारने का आरोप है। संभल एमएलए इकबाल महमूद पठान समुदाय से है। ये इकबाल के बेटे हैं सुहेल इकबाल। मारे गए सभी 4 मुस्लिम लड़के पठान हैं। एमएलए इकबाल महमूद के समर्थकों पर फायरिंग का दावा है। एक दूसरे को नीचा दिखाने में खूनी खेल का दावा किया जा रहा है। अब देखिए शुरुआत तुर्क से। ये तुर्क कहां से आ गए? तुर्क चीन की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर निवास करते थे। मध्य एशिया और मध्य पूर्व में तुर्क रहा करते थे। मूल रूप से तुर्क लोग मुसलमान नहीं थे। बाद में तुर्क लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तुर्क लोग उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आए और इसके बाद इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना उद्देश्य था। महमूद गजनवी का संबंध तुर्क समुदाय से है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। अब बात पठानों की। दक्षिण एशिया में बसने वाली एक लोक जाति है पठान। वो अपने को पश्तून या पख्तून भी कहते हैं। अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वतों में ये रहते हैं। पाकिस्तान में सिंधु नदी के इलाके में ये मौजूद है। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहते हैं। पश्तूनों की पहचान पश्तो भाषा है और पश्तून वाली मर्यादा का ये पालन भी करते हैं। दुनिया में 350 से 400 पठान कबीले और उपकबीले हैं। अगर एक तुर्क और पठान की लड़ाई है तो इनका ताल्लुक वहां से भी है। लेकिन सुनिए जरा योगी के मंत्री नितिन अग्रवाल को, जो ये तुर्क और पठान की थ्योरी दे रहे हैं। संभल का जो संघर्ष है वो केवल समाजवादी पार्टी के 2 पक्षों के बीच का संघर्ष है। सांसद का पक्ष एक तरफ है, विधायक का पक्ष एक तरफ है। दोनों के वर्चस्व की लड़ाई लगातार रही है और लगातार देखने को भी मिलती रही है। केवल वर्चस्व की लड़ाई को में अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, उस लड़ाई में दोनों पक्ष आपस में टकराए और दोनों पक्षों ने आपस में पथराव किया। गोलियां चली, वहां पे चोटें भी आई हैं। जो एक पक्ष के समर्थक ने गोली चलाई है, दूसरे समर्थक को गोली लगी है। नितिन अग्रवाल स्टेट के मिनिस्टर हैं, केंद्र के नहीं है। उनका जो बयान आया तो उसके लिए नितिन अग्रवाल के जानते हैं आपने, हरदोई के रहने वाले हैं। काय के मंत्री हैं? काय के? आबकारी के? नशे में बात कर रहे होंगे। तो उनके परिवारों की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का ही परिणाम है कहीं ना कहीं। इसमें अगर जांच होगी बड़े स्तर पर, तो उन लोगों के जो वर्चस्व की लड़ाई है उसी का ही परिणाम के रूप में ये सब चीजें सामने आएंगी और वही वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं इसमें दिखती है। अफसोस होता है ऐसी बात सुनकर। हम अपनी मुकद्दस मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें कुछ लोग
इस तरह की बात कर रहे हैं, चाहे वो आप इस दोबारा से कोट कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है और ठीक भी नहीं है। ऐसे संवेदनशील मामलों में इन बातों को कोई जगह नहीं बनती है, कोई औचित्य नहीं है। अब सवाल यह है कि एफआईआर की जो कॉपी है वो डराने वाली है, जिसमें ये दोनों तुर्क पठान का भी नाम है, जियाउर रहमान बर्क और सुहेल इकबाल, दोनों का नाम है, दोनों पर एफआईआर हुई है। एफआईआर ये कहती है कि मकसद पुलिस को मारना था, पुलिस को जलाना था। ये एफआईआर में खुद पुलिस ने लिखवाया है संभल हिंसा पर। हैरान करने वाला खुलासा इस एफआईआर में हुआ। दंगाइयों ने पुलिस से हथियार लूट लिए, भीड़ पुलिस से हथियार छीनने के नारे लगा रही थी कि इनसे हथियार छीन लो। पुलिस वालों को आग लगाने के नारे लग रहे थे कि पुलिस को आग में झोंक दो, पुलिस को मार दो, जैसी बातें दंगाई बोल रहे थे। एफआईआर के मुताबिक एसआई से पिस्टल छीनी, मैगजीन पिस्टल की छीनी, और दंगाइयों ने 10 राउंड 9mm के कारतूस लूट लिए। लूटे हथियारों से दंगाइयों ने पुलिस पर फायरिंग की। नकाबपोश लोगों ने पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश की। दंगे में शामिल हिंसक भीड़ ने सीसीटीवी तोड़ डाले। दंगाइयों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस वालों की 9mm की मैगजीन लूट ले गए। हॉकी, डंडे, पत्थरों से पुलिस पर हमला बोला गया। पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। एफआईआर में सांसद बर्क और विधायक के बेटे का जिक्र है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भीड़ को उकसाया। सर्वे के दौरान भीड़ में सुहेल इकबाल ने भड़काया। जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबे पूरे करो। इतना सुनकर भीड़ उग्र हो गई और हमला कर दिया। हिंसा से 2 दिन पहले बर्क बिना अनुमति के मस्जिद गए थे। 22 नवंबर को जियाउर रहमान मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और उसके बाद बिना प्रशासन की अनुमति के भीड़ को जुटाया, भड़काऊ बयानबाजी की और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। इसके 2 दिन बाद मस्जिद का सर्वे होने वाला था। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जो घायल हुए हैं कलेक्टर संभल के, उन्हें सुनिए। लगभग 9:15 बजे के आसपास जो मस्जिद की ढलान पे नीचे की ओर रास्ता जाता, उधर से कुछ हल्ला हुआ। हम लोग वहाँ मौके पहुंचे, देखा कुछ लोग गली पे इकट्ठा हो रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जब आगे बढ़ने लगे तो उनको रोकने का प्रयास किया कि मस्जिद परिसर में न जाए। पीछे हटे, फिर थोड़ी देर बाद और संख्या में लोग आ गए, फिर आगे बढ़ने लगे, तब फिर उनको रोकने की कोशिश की गई। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। 15-20 मिनट तक चलता रहा, लेकिन अचानक जो है पत्थर फिर तेजी से आने लगे, लोग आने लगे। उन्हीं पत्थरों में मेरे चोट आई, पैर में भी और हाथ में। अब आपको बताऊं, इस बीच जब तुर्क बनाम पठान की लड़ाई है, एफआईआर की कॉपी सामने आ गई है। जिन 4 लोगों की गोली से मौत हुई, 5वें शख्स की मौत गोली से नहीं हुई, ये 4 लोगों की मौत गोली से हुई है। किसी के भी शरीर में गोली नहीं मिली है, गोली आर पार हो गई। गोली किसने चलाई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कह रही है कि तमंचे से गोली चली, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से सही खुलासा होगा कि गोली कैसे चली। लेकिन देखिए अखिलेश के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। संभल में फायरिंग को लेकर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष माता पांडे का पुलिस पर निशाना है। माता पांडे ने कहा पुलिस सरकारी बंदूक से गोली कम चलाती है, इनके पास एक प्राइवेट असलहा होता है। हमने अपनी आंख से देखा है, कई पुलिस वाले प्राइवेट असलहा लेकर चलते हैं। उन्हें पता है कि अगर सरकारी बंदूक से गोली चलाएंगे तो सरकारी मुलजिम बन जाएंगे। सभी जानते हैं कि थानों में असलहे और कट्टे रखे रहते हैं, उसका कब पुलिस वाले इस्तेमाल कर रहे हैं क्या ठिकाना है। चोरी के असलहे कट्टे मालखाने में रखे रहते हैं और जब इन्हें जरूरत होगी तब उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। पुलिस की गोली से 4 की मौत का आरोप लगाया है अखिलेश के नेता ने। फायरिंग में मारे गए 4 युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। एक की पीठ में और 3 लोगों के सीने में गोली लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 के शरीर से बुलेट यानी गोली शरीर के अंदर नहीं मिली है। गोली सीने को चीरते हुए पीठ से पार हो गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस फायरिंग में मौत का आरोप लगाया था। कमिश्नर ने भी पुलिस फायरिंग में मौत से इनकार किया था। देसी तमंचे की गोली से 4 लोगों की मौत की बात सामने आई थी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश के नेता माता प्रसाद और संभल कमिश्नर। हकीकत यह है, पुलिस बहुत, आप इनके कार्यकलापों को बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं
तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं। प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे, सरकारी गोली बरामद हो जाएगी, सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा, तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर ले क्या ठिकाना है। निस्संदेह जो अभी तक चार डेथ कंफर्म हुई हैं, चारों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया देशी बंदूक से जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उससे लगने की बात है। तो इसमें हम इसकी पड़ताल भी आगे होगी, इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए जा चुके हैं, तो मजिस्ट्रियल जांच भी इसमें होगी, और उसमें हर एक की भूमिका उसमें आएगी, और इसमें जैसे आगे साक्ष्य मिलते जाएंगे, जैसा मैंने कहा, कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें NSA लगाने तक का भी प्रावधान है, और उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस बीच इस पर राजनीति भी हो रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी अपने नेताओं को संभल भेजना चाहती थी, दूसरी तरफ राहुल गांधी के भी जाने की खबरें हैं, यानी राहुल और अखिलेश दोनों संभल तक जाना चाहते हैं। अखिलेश यादव की भी जाने की अटकलें। राहुल अखिलेश योगी को घेरने का मौका मिला है उन्हें, हिंसा के बाद से लगातार हमलावर है दोनों। नेता प्रतिपक्ष राहुल जल्द संभल जाएंगे ऐसी खबरें हैं। संभल में राहुल पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। राहुल के संभल जाने की तारीख अभी तय नहीं है, 2-3 दिनों में राहुल संभल जा सकते हैं। संभल को लेकर अखिलेश भी एक्टिव हो गए हैं। अखिलेश ने पार्टी का प्रतिनिधिमंडल एक बना दिया है, डेलीगेशन। माता प्रसाद के नेतृत्व में डेलीगेशन संभल जाएगा। आज ही माता प्रसाद संभल जाने वाले थे, लेकिन उन्हें वहां जाने की आज अनुमति नहीं मिली। इसके बाद अखिलेश भी संभल जाएंगे ऐसी खबरें हैं। सुनिए जरा अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जाने चली गई और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी को बहुत तेज मिर्ची लगी है कि उनसे मुस्लिम भी खिसक रहा है, यादव भी खिसक रहा है। प्रशासन ने जानबूझकर वहाँ ये सब अशांति पैदा करने का काम किया है। प्रशासन चाहता कुछ भी नहीं हो सकता था। प्रशासन ने ही लोगों को जो जा रहे थे मस्जिद में नारे लगाते हुए उकसाया। संभल में सीधे सीधे हत्याएं हुई हैं। 5 लोगों के हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीधे हत्याएं हुई हैं, और हत्याएं वहाँ कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं है, वहाँ झगड़ा पुलिस बनाम मुसलमान है। पुलिस ने सीधे गोली मार करके 5 लोगों की हत्या की है। कि संभल में सामंजस्य कायम हो, लेकिन राहुल गांधी जी सामंजस्य को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि राहुल जी ये कोई अच्छा काम करेंगे, और जनता हो, चाहे देश की, चाहे उत्तर प्रदेश का, चाहे राजनीतिक लोग हो, कोई इसको अच्छा नहीं कहेंगे। पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस जो सही में जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में, और गलत मुकदमे लगा के जहाँ 800 लोगों पर FIR हुई है। उन्हीं का रोल है। सपा तो हमेशा दंगा कराती रही है। अखिलेश राज में तो डेली दंगे होते थे। 2012-17 हम लोगों ने देखा है। शामली दंगा क्या हम भूल जाएंगे? मुजफ्फरनगर दंगा भूल जाएंगे? यहाँ 70 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन संभल की घटना इनके सुनियोजित ढंग से समाजवादी पार्टी ने कराया है। और आइए अब आपको बताता हूं, इस सियासत के बाद असली बात है कि संभल के हालात बदले क्या। संभल में स्थिति क्या है? कई दिनों से संभल में स्कूल बंद थे। संभल में हिंसा के तीसरे दिन हालात सामान्य। करीब 80% दुकानें खुल गई हैं, कुछ स्कूल भी खुल गए हैं। हालांकि पहले दिन कम बच्चे ही स्कूल पहुंचे। इंटरनेट सेवा आज भी बंद रही। पूरे शहर में RAF पुलिस के साथ मार्च कर रही है। मस्जिदें जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। हिंसा प्रभावित इलाके में चहल पहल कम है। ज्यादातर लोग घर छोड़कर चले गए। घरों के बाहर ताले लटके हुए, और 30 नवंबर तक बाहरी लोगों के शहर में आने पर रोक है। आज मस्जिद के आसपास की दुकानें बंद रही। पुलिस के आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जामा मस्जिद के सदर और कमिश्नर।
ये गलत कह रहे हैं। उनके पास इस तरह का कोई सबूत नहीं है कि सर्वे की परमिशन अदालत ने दी थी, बल्कि वो डीएम साहब ने ही दी थी। कोर्ट से सर्वे को लेकर कोई इजाजत नहीं मिली थी? नहीं, कोर्ट से कोई नहीं थी। वो तो दूसरी बार उन्होंने डीएम को ही एड्रेस किया है पार्टी ने, और उन्होंने उसमें जो है वो परमिशन दी है। क्योंकि कल उन्होंने प्रेस ब्रीफ भी की और प्रेस ब्रीफ में डीएम की तरफ से ये भी कहा गया कि ये प्रेस ब्रीफ सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आपका जो बयान सामने आया था उसके बाद उन्होंने प्रेस ब्रीफ की है। तो उसको लेकर क्या स्पष्टीकरण आप देंगे? नहीं, स्पष्टीकरण ये है कि जो हमने कह दिया है, हम आई विटनेस हैं और स्पॉट पर हम मौजूद थे एट द टाइम ऑफ फायरिंग, और जो कुछ भी हमें कहना है वो आगे कहेंगे। ये पूरी तरह से अनायास ही की गई कार्रवाई थी कि मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में दूसरी बार ये सर्वे होने जा रहा था। कोर्ट में सबको अपनी बात कहने का अवसर उपलब्ध था। अगर उस कोर्ट में नहीं तो उसके ऊपर भी अदालतें, उस जगह पे बात करने का अवसर उपलब्ध था। इसके बावजूद चुना गया कि इस तरीके की हरकत की जाए जिससे वहां का माहौल बिगड़े। तो संभल के बाद आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान में भी इमरान खान की पत्नी ने आधे इस्लामाबाद को आंख में झोंक दिया है। पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो गए हैं। पाक के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन की तरफ बड़ी भीड़ रुख कर चुकी है। बुशरा बीबी ने दरअसल चढ़ाई कर दी है इमरान खान की पत्नी इमरान खान की रिहाई के लिए। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। शहबाज शरीफ के लिए चुनौती पेश कर रही है। यह वो भीड़ आपको नजर आ रही है जो डी चौक की तरफ बढ़ रही है। यह भीड़ इमरान समर्थक हैं। ये दरअसल इमरान की रिहाई के लिए ये पहुंचे हैं इस्लामाबाद। तस्वीरें आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज इसे। और डी चौक पहुंचे प्रदर्शनकारी। ये तस्वीरें आपके सामने, भारी भीड़ आपको नजर आ रही है। कदम रखने की जगह नहीं है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद की तस्वीर है। ये सब प्रधानमंत्री आवास की तरफ रुख कर रहे हैं। पूरे इस्लामाबाद में इस इलाके को घेर लिया है इमरान समर्थकों ने। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये सब दौड़ लगा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इन सबको बुलाया था इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सारी भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और शहबाज शरीफ के घर की तरफ बढ़ रही है आगे। जब ये भीड़ आगे पहुंची उसके बाद की तस्वीर देखिए। कंटेनर लगाए गए थे इन्हें रोकने के लिए। कंटेनर पलटा दिए भीड़ ने, कंटेनर गिरा दिए। उसके बाद पुलिस को देखिए फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू की। इस्लामाबाद में फायरिंग हो रही है, गोलियां चल रही हैं। पाकिस्तान में इमरान की बीवी बुशरा ने शहबाज के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इमरान खान की बुर्के वाली बीवी ने आधे पाकिस्तान में आग लगा दी है। इमरान के समर्थक और बुशरा बीबी की सेना ने शहबाज पर चढ़ाई कर दी। इस बार इमरान के समर्थक राष्ट्रपति भवन और संसद तक पहुंच गए। शहबाज शरीफ की सेना पर खुलेआम अटैक शुरू कर दिया। पाकिस्तान में सेना से लेकर पुलिस तक हाहाकार मचा है। इस्लामाबाद में अब सिर्फ इमरान की रिहाई के नारे सुनाई दे रहे हैं। आइए अब आपको तस्वीर दिखाऊं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये भीड़ है। ये एरियल शॉट आप देख रहे हैं। यहां से वहां तक जो आपको नजर आ रहा है ये इस्लामाबाद की तरफ। ये उसके बाद पुलिस की पिटाई हो रही है। पाकिस्तान में पुलिस पीटी जा रही है। देखिए लोग दौड़ा दौड़ा कर पुलिस को मार रहे हैं।
इस सब के पीछे इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी है। बुशरा बीबी जेल से बाहर आते ही उन्होंने यह किया है। बुशरा बीबी ने पाक सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। पाक में बुशरा बीबी का प्रदर्शन हिंसक हो गया। हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी, इनमें 4 प्रदर्शनकारी और 3 पुलिसकर्मी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान समर्थक हिंसा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों पर गाड़ियां चढ़ा दी। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। ज्यादातर घायल पुलिसकर्मियों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद तक पहुंच गए हैं। शिपिंग कंटेनर रखकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश हुई थी। राजधानी इस्लामाबाद पहुंचने वाले सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने लिफ्टिंग मशीन से उसे तोड़ दिया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। जवाब में प्रदर्शनकारी पुलिस और सेना पर पत्थर फेंकने में लगे। इस बीच खबर यह है कि डी चौक को सेना के हवाले कर दिया गया है। डी चौक खाली करवाने के लिए सेना को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश दे दिए गए। हिंसा से निपटने के लिए इस्लामाबाद में धारा 145 लागू कर दी गई है। सेना को इस्लामाबाद के किसी भी इलाके में कर्फ्यू का अधिकार दे दिया गया है। आपको बताऊं ये किस जगह का घेराव कर रहे हैं, इसे कहते हैं डी चौक। डी चौक पाक का सबसे हाई प्रोफाइल इलाका है। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री ऑफिस, संसद भवन यहीं पर है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी डी चौक इलाके में स्थित है। पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है और इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है। इस्लामाबाद की एक कोर्ट ने तोशाखाना केस में उन्हें दोषी ठहराया था और इसके बाद उन्हें घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद से उन पर 200 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। आपको सुनवाता हूं इमरान समर्थक क्या कुछ कह रहे हैं और इमरान की पत्नी बुशरा बीबी क्या कह रही हैं। हुक्म पे 24 नवंबर से नहत्ती अवाम रुकावटें हटाती हुई इस्लामाबाद पहुंच रही है। जो अभी तक नहीं निकले वो अपने और अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि ये आपके मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। हमारे ऊपर कल शाम से शेलिंग हो रही है, अभी सुबह तक हमारे ऊपर, दोपहर तक बल्कि हमारे ऊपर चली थी, लेकिन हम रुके नहीं है। हमारी फाइनल कॉल थी, हम इमरान खान के लिए निकले, मुल्क को बचाने के लिए। वही एक शख्स है जिसके लिए हम निकले और हम जब तक इमरान खान रिहा न हम वो तब तक वापस नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह इमरान खान को रिहा करके ही निकलेंगे। अब सवाल यह है कि बुशरा बीबी कौन है, इन्होंने कैसे इस्लामाबाद को सुलगा दिया है। इमरान खान की पत्नी है बुशरा बीबी, उनकी तीसरी पत्नी जेल में थी अब तक। इमरान खान के साथ साथ उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप थे। तस्वीर आप देख रहे हैं, बुशरा बीबी जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली और उसके बाद वो उनकी रिहाई हुई है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब बुशरा बीबी जेल से रिहा हुई है। आइए बुशरा बीबी के बारे में आपको बताऊं। इमरान खान के साथ वो भी अब तक जेल में थी। ये है बुशरा बीबी। इमरान खान जेल में, इमरान की पार्टी में उनका गॉड मदर वाला दर्जा है बुशरा बीबी का, यानी इमरान के बाद पार्टी में इनका ही वर्चस्व है। पाकिस्तान में दावा है कि बुशरा काला जादू भी जानती हैं। दावा तो यहां तक है कि वो जिन्नात से भी बात कर लेती हैं, यानी जिन्न से भी बात कर लेती हैं। इमरान की बुशरा के साथ मुलाकात भी एक मजार पर हुई थी और इसी मुलाकात के दौरान इमरान बुशरा के घर पर रुके। उस दौरान बुशरा बीबी पहले से शादीशुदा थी। बुशरा ने कहा उनसे शादी करके इमरान पीएम बनेंगे, यानी इन्होंने कहा कि जब शादी कर लोगे तभी पीएम बनोगे। इस बात को मानकर इमरान ने इनके साथ शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद बुशरा बीबी सही साबित हुई, पीएम तो बन गए ये, लेकिन इमरान से शादी को अमान्य घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान की अदालत ने 2018 में फैसला सुनाया। इस फैसले में इमरान की शादी को गैर इस्लामी करार दिया गया। तलाक के बाद पाक में 3 महीने बाद शादी का नियम है, लेकिन बुशरा बीबी ने तलाक के तुरंत बाद शादी कर ली थी। इस मामले में बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई। इमरान के साथ उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में भी सजा हुई और अब जेल से निकलने के बाद उन्होंने मोर्चा खोल दिया है शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ और इमरान की रिहाई को लेकर। अब सुनिए जरा पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। तो फिर हमारी सबसे बड़ी नालायकी है। इसका मतलब ये कि इंडिया हमसे हमारे अंदर इतना घुसा हुआ है कि वो जो चाहे जी कर ले। सारे हुक्मरान अगर इनके अंदर गैरत है कि ये हमेशा के लिए जुल्म और सितम बंद करवा दे। वैसे हम रोते हैं फलस्तीन के लिए, नो डाउट, जहाँ पे जो मुल्क में हो रहा है, जो मुल्क में हो रहा है पहले उसे संभाले। तो जो हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ते हैं
उनको गधों पे लाद के लाया जाता है, और जो गधे हैं ना उनको जट प्यारों पे बिठा के बाहर के मुल्क में भेजा जाता है। तो आप देखो ना कि मोदी कब से रुका हुआ है, तकरीबन 10-11 साल हो गए, वो एक ही कर रहा है। हमारे यहाँ आ रहे जा रहे हैं, जैसे धर्मशाला बना हुआ है। इंडिया को छोड़ पाकिस्तान रोटी नहीं मिल रही। अच्छा, क्या कर रहे हैं, 3 दिन हो गया, 4 तो फिर ये मेरा ही काम है ना, मैं बताऊं कि जो हमने परेशान है। लड़ाई इनकी, मेरी बात सुने, अच्छा लड़ाई इनकी है। आप कहता ये ना है, वो कहता वो ना है, लेकिन हमें बाद में ये बता दिया जाता है जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। पाकिस्तान के बाद आपको लिए चलते हैं आज की एक और बड़ी खबर है। सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या शिंदे कुर्सी नहीं छोड़ेंगे? तस्वीर में आपको बताऊं, 3 तस्वीरें, आखिर सीएम कौन होगा अभी भी पसोपेश है। देवेंद्र फडणवीस होंगे, एकनाथ शिंदे होंगे, क्योंकि कोई नाम आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है अब तक। लेकिन शिंदे ने आज इस्तीफा दे दिया है। तस्वीर आप देख रहे हैं एकनाथ शिंदे की, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। ये इस्तीफा सौंपने की तस्वीरें, जिस वक्त राजभवन गए उनके साथ उस वक्त देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, अजित पवार मौजूद थे। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और राज्यपाल ने उन्हें फिलहाल कार्यवाहक सीएम बने रहने के लिए कहा है। कार्यवाहक सीएम शिंदे अभी बने रहेंगे। कहते हैं कुर्सी जो न कराए, शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा तो दे दिया, इसके अलावा उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। लेकिन कुर्सी का मोह उनके मन से निकल नहीं रहा, इसलिए शिंदे सीधे सीधे नहीं बोल रहे, अपने नेताओं से बुलवा रहे हैं। तीनों नेता इकट्ठा चर्चा कर रहे हैं और उससे अच्छा हल निकल आएगा और उसको अप्रूवल चाहिए दिल्ली का। तो पीएम साहब और अपने होम मिनिस्टर साहब और नड्डा जी सब इकट्ठा बैठेंगे और प्रॉपर डिसीजन लेंगे। तो सवाल ये कि क्या शिंदे सीएम बने रहेंगे? क्या शिंदे की इस राजनीति को बीजेपी एक्सेप्ट कर लेगी? वो भी तब जब पिछली बार कम सीट होने पर भी उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था और देवेंद्र फडणवीस ने हंसते हंसते डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लिया था। दरअसल संकेत यह है कि बीजेपी यह तय कर चुकी है कि कौन बनेगा सीएम, लेकिन वो ऐसा मैसेज नहीं देना चाहती जिससे गलत संदेश जाए। ऐसे में सवाल यह कि आखिर कब तक यह सस्पेंस बना रहेगा? क्या महाराष्ट्र में राजस्थान या एमपी की तरह खेल तो नहीं होगा? क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने भजन लाल और एमपी में मोहन यादव को सीएम बना दिया था, जिनके नाम की दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा नहीं थी। दोनों को खुद भी सीएम बनने का भरोसा नहीं था। और महाराष्ट्र के तीनों नेता बैठेंगे और मुझे लगता है योग्य निर्णय होगा। ऐसा निर्णय होगा कि महाराष्ट्र की जनता के लिए, विकास के लिए डबल इंजन सरकार जो चलेगी वो देश के हित में, महाराष्ट्र के हित में काम करेगी। क्या शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे महाराष्ट्र के? क्योंकि उनके समर्थक जो पोस्टर जारी कर रहे हैं उस पर एक नजर डालिए जरा। पोस्टर है एक नाथ है तो सेफ है, यानी एक नाथ शिंदे नाम है उनका। पीएम मोदी का नारा था एक है तो सेफ है, उसी तरह यह पोस्टर है, शिवसेना का पोस्टर है। शिंदे को सीएम बनाने की मांग है कि एक नाथ होंगे तो सेफ रहेगा। तो सवाल यह है कि क्या शिंदे के पास कुर्सी रहेगी? एक और मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनका शिंदे को नसीहत दे रहे हैं, वो रामदास अठावले। ये अठावले कह रहे हैं महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा इस पर सस्पेंस है। महायुति ने अगले सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया है अब तक, जबकि शिवसेना शिंदे को ही मुख्यमंत्री देखना चाहती है। और शिवसेना 3 दिन से बार बार बिहार मॉडल की बात कर रही है। वो कह रहे हैं बिहार मॉडल मतलब छोटे दल के नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि एनडीए में बीजेपी को सबसे ज्यादा 132 सीटें मिली। इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस सीएम की दौड़ में आगे। एनसीपी भी फडणवीस को ही सीएम के तौर पर देखना चाहती है। बावजूद इसके अब तक फडणवीस के नाम का ऐलान नहीं हुआ। इस बीच एनडीए का घटक आरपीआई खुलकर फडणवीस के पक्ष में आ गया। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास अठावले ने वकालत की। अठावले ने कहा महाराष्ट्र का विवाद जल्द हल हो जाएगा। बीजेपी हाईकमान ने नाम तय कर लिया है, फडणवीस को सीएम बनाया जाएगा। एकनाथ शिंदे इससे नाराज हैं, उनकी नाराजगी दूर की जानी चाहिए। शिंदे ने 2.5 साल के कार्यकाल में कई काम किए। लाडकी बहना योजना का महाराष्ट्र में बहुत असर हुआ है, लेकिन चुनाव में सबसे ज्यादा 132 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। मुझे लगता है एकनाथ शिंदे को 2 कदम पीछे हटना चाहिए, क्योंकि फडणवीस उनके लिए 4 कदम पीछे हटे थे। फडणवीस शिंदे की अगुवाई में डिप्टी सीएम थे, जबकि वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे। शिंदे साहब को चाहिए कि वो डिप्टी सीएम बने। उन्हें यह ठीक नहीं लगता तो केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस पर विचार करेंगे। सुनिए जरा
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले क्या कह रहे हैं। बीजेपी के हाई कमांड ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी थोड़े नाराज है, उनकी नाराजगी दूर करने की आवश्यकता है। बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं कि वो बीजेपी अभी मानेगी नहीं। मुझे लगता है भाई एकनाथ शिंदे जी ने थोड़ा सा 2 कदम पीछे आना चाहिए। जिस देवेंद्र फडणवीस जी 4 कदम पीछे आए थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में काम किया था। तो एक तो एकनाथ शिंदे साहब ने एक तो डिप्टी सीएम बनना चाहिए, या फिर अगर डिप्टी सीएम बनना उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन केंद्र में मतलब उन्होंने मंत्री बनने के लिए आना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। आज में इतना थम्पिंग मेजॉरिटी में उन लोगों को मैंडेट मिला है, तो सीएम बनाने में इतना देरी क्यों? तो उसका नतीजा उसका समझ ही ये है कि मित्रों के कागजों पे साइन जो कोई भी आग बंद करके करेगा उसको ही सीएम बनाया जाएगा, और इसलिए उसमें का चॉइस ढूंढना चालू हो गया है। और उसी आधार पर महाराष्ट्र के पब्लिक की चिंता थोड़ी है उनको, वो मित्रों को साइन जो मारेगा बराबर उनके कागजों पे, महाराष्ट्र बेचने में उनको मदद करेगा, उसको ही साइन, उसी को सीएम बनाएंगे, इसलिए लेट हो रहा है। तो आपने सुना रामदास अठावले को। इस बीच बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। यह तस्वीरें मैं आपको उससे पहले देखिए जरा, यह तस्वीर है 26/11 की बरसी पर। आज देखिए खुद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे और ये अजित पवार पहुंचे। आइए दूसरी तस्वीर में दिखाऊं। इस बीच एकनाथ शिंदे ने पोस्ट किया, पोस्ट मराठी में, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या लिखा। और एकनाथ शिंदे के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस ने भी पोस्ट किया। फडणवीस क्या लिख रहे हैं, क्या पोस्ट जो किए जा रहे हैं उससे कुछ समझ में आ रहा है। यह देवेंद्र फडणवीस का पोस्ट है, यह भी मराठी में, मैं आपको बताऊंगा इसमें लिखा क्या हुआ। सबसे पहले देखिए एकनाथ शिंदे ने लिखा। शिंदे के एक पोस्ट ने माहौल को और गर्म कर दिया। शिंदे ने अपने पोस्ट में बहुत कुछ संकेत दिए थे। उन्होंने लिखा, महायुति की बड़ी जीत के बाद राज्य में एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी। महायुति के तौर पर हमने साथ मिलकर और चुनाव बाद भी हम साथ हैं, साथ मिलकर लड़े। आगे लिखा, मेरे प्रति प्रेम के कारण कुछ मंडलों ने सभी से एक साथ इकट्ठा हो और मुंबई आने की अपील की है, और मैं आपके प्यार के लिए बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं अपील करता हूं कि कोई भी इस तरह से मेरे समर्थन में एकजुट ना हो। एक बार फिर मेरा विनम्र अनुरोध है कि शिवसेना कार्यकर्ता वर्षा निवास या कहीं और इकट्ठा ना हो। मजबूत और समृद्ध महाराष्ट्र के लिए महायुति मजबूत है और मजबूत रहेगी। इस पोस्ट में शिंदे ने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा है, लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। दरअसल इसे दबाव बनाने की कोशिश भी माना जा रहा है। दूसरी तरफ इस बीच फडणवीस ने भी एक खुली चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने भी जनता का आभार जताया है। फडणवीस ने लिखा, महायुति की इस जीत ने आपके समर्थन के कारण ही एक नई दिशा दी है। यह सफलता हमारे महाराष्ट्र को मोदी जी के नेतृत्व में एक विकसित महाराष्ट्र के साथ एक प्रगतिशील और समावेशी भविष्य के सपने को साकार करेगी। उनका मार्गदर्शन हमें सपने को साकार करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। फडणवीस ने भी इस चिट्ठी में सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन फडणवीस भी सियासत के कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने कहा इसके जरिए जहां संदेश पहुंचाना था पहुंचा दिया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। तो 100% बोल रहे हैं कि मेरा नेता आदरणीय एकनाथ रावजी शिंदे साहब मुख्यमंत्री पद पे बैठे ने 24 घंटा काम किया हो। महाराष्ट्र को सवाल उठाना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री सोते कभी है। एकनाथ रावजी शिंदे के नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा, तो जाहिर सी बात है 40-50% तो उनके चेहरे का फर्क तो गिरा ही। ने ये डिसाइड किया है, सर्वोच्च नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो हमें मंजूर है। कोई विवाद? कोई भी विवाद नहीं, ना मनभेद है ना मतभेद है। कि 3 पार्टी की सरकार है, महायुति की सरकार है, 14 करोड़ जनता के लिए सरकार आने वाली है। भाई जब महायुति की सरकार बनती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। एक पार्टी की सरकार थोड़ी है कि आज के आज बना लेंगे। भाई थोड़ा समय जा रहा है, लेकिन जनता के हित में, महाराष्ट्र के हित में है। महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और महाराष्ट्र के तीनों नेता बैठेंगे और मुझे लगता है योग्य निर्णय होगा। ऐसा निर्णय होगा कि महाराष्ट्र की जनता के लिए, विकास के लिए डबल इंजन सरकार जो चलेगी वो देश के हित, महाराष्ट्र के हित में काम करेगी। महाराष्ट्र के बाद आइए अब आपको लिए चलता हूं जो
बांग्लादेश में एक संत को गिरफ्तार कर लिया देशद्रोह के मामले में। भारत में बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। धर्मगुरु की गिरफ्तारी से संतों में भारी गुस्सा है। बाबा बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं, एक तरफ बाबा बागेश्वर हिंदू जोड़ रहे हैं, लेकिन यही बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ एक संत आकर खड़े हुए तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पहली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाबा बागेश्वर आज यात्रा में थे, किसी ने मोबाइल फेंक दिया और वो मोबाइल बाबा बागेश्वर के आकर लगा है। ये देख रहे हैं बाबा के हाथ में मोबाइल, ये लगा के उनको मोबाइल, यात्रा के दौरान किसी का मोबाइल आकर लगा, उन्हें मोबाइल उन्होंने उठाया, मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। चलो चलो भैया, फूलों के साथ किसी ने मोबाइल दे दिया। चलो मंदिरों में जाओ, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में देखिए चिन्मय प्रभु धर्मगुरु है, उन्हें अरेस्ट किया गया है, उन्हें वैन में, पुलिस वैन में उन्हें आप देख रहे हैं ले जा रहे हैं। देशद्रोह का मुकदमा चिन्मय प्रभु पर दर्ज किया गया है। हम देश के खिलाफ नहीं हैं, फिर भी हमारे साथ अपराधियों जैसा सलूक हो रहा है। बिना वजह हमें गिरफ्तार किया गया और अब जेल में डाला जा रहा है। हम सनातनी किसी का विरोध नहीं करते, कोई सियासत नहीं करते, हम सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी बांग्लादेश में सनातनियों को निशाना बनाया जा रहा है। हम कानून के दायरे में अपना आंदोलन जारी रखेंगे। चिन्मय प्रभु के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये भारत में बाबा बागेश्वर हिंदू जोड़ो यात्रा के लिए निकल रहे हैं और उनके साथ हजारों लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। जाति वर्ग में बटकर देखा होता है क्या परिणाम, कहता सनातन। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं बांग्लादेश की, देखिए जब चिन्मय प्रभु को अरेस्ट किया गया, भीड़ मौजूद थी, भीड़ को पीटा है लोगों ने, भीड़ को पहले पुलिस ने पीटा है। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, ये सब चिन्मय प्रभु को जो लेकर जा रहे थे गिरफ्तारी के बाद, ये देखिए लोगों ने घेर लिया था, उनकी वैन के चारों तरफ उनके समर्थक मौजूद थे और उसके बाद देखिए पुलिस ने पीटना शुरू किया। चिन्मय प्रभु के समर्थकों पर पुलिस ने लाठियां चलाई, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। और पुलिस के बाद जो कट्टरपंथी थे वो भी हिंदुओं को पीट रहे थे। ये देख रहे हैं जो चिन्मय प्रभु के समर्थक थे, कट्टरपंथियों ने भी मारना शुरू किया। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে সংঘর্ষে और इस हिंसा के विरोध में आज कोलकाता में देखिए प्रदर्शन हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। वरना शेर हिंदुत्व की शेरनी का दूध पिया हो
घर से बाहर निकले और सनातन के सिपाही को बचाएं, और इसीलिए बचाएं ताकि तुम्हारे मंदिर मस्जिद ना बन जाए, तुम्हारी बेटियां चच्ची ना बन जाएं। हिंदुस्तान में बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, बता और दिखा रहे हैं कि एकता में ही ताकत है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं को एकजुट करने वाले एक संत पर लगा है देशद्रोह का केस। बांग्लादेश अगर भारत को बांग्लादेश नहीं बनाना है तो हम हिंदुओं को अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हिंदुओं को कायरता और डरपोकपन छोड़ना पड़ेगा, हिंदुओं को अपने खून में उबाल लाना पड़ेगा। भारत 1947 में आज़ाद हो चुका, लेकिन अब एक आज़ादी और चाहिए। ये मानसिक गुलामी जो छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच की है, इससे भी हमको आज़ादी की आवश्यकता है। चिन्मय कृष्ण दास एक पूरे माइनॉरिटीज मूवमेंट का वो फेस बन गए थे। सादे वस्त्र में कुछ लोग आए और उनको पकड़ लिया और पकड़ के गाड़ी में बैठाने लगे और उनको एक गाड़ी में बैठा के फिर वो लोग चले गए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। हिंदुओं की आवाज बुलंद करने वाले एक संत को यूनुस सरकार ने जेल भेज दिया। हिंदू संत की रिहाई को लेकर लोग सड़कों पर उतरे तो बांग्लादेश में फिर दमन का चक्र चलने लगा। हिंदुओं पर पुलिस और कट्टरपंथियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। बांग्लादेश में इस्कॉन के धर्मगुरु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हो रहे हमले से भारत बहुत नाराज है। विदेश मंत्रालय से लेकर साधु संतों ने साफ कर दिया है कि हिंदुओं पर अत्याचार अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। चिन्मय दास की गिरफ्तारी ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का प्रमाण नहीं है, ये टेररिज्म है और इस्लाम के नाम पर हो रहा है। ये तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। बंद करो, नहीं तो यहाँ से मुंह तोड़ जवाब दूंगा। हिंदुओं के दमन में सरकार इन्वॉल्व है, और अगर सरकार इन्वॉल्व है तो सुरक्षा कौन करेगा? यूएन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और भारत के सभी लीडर्स को इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों को पनिशमेंट होनी चाहिए। और आइए सबसे पहले बात करते हैं बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर पर मोबाइल से हमला हुआ, उनको आकर मोबाइल लगा है। कैसे हुआ? दरअसल उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। झांसी में बाबा बागेश्वर पर अचानक हमला हो गया। पदयात्रा के दौरान उन पर किसी ने मोबाइल फेंक दिया। मोबाइल हमले से बाबा के चेहरे और कनपटी पर चोट आई है। इससे पुलिस और सुरक्षा में लगे जवान सख्ते में आ गए। ये क्या हुआ? दरअसल बाबा 9 दिन की हिंदू एकता पदयात्रा पर है। इसमें फिल्म से लेकर सियासत के बड़े बड़े सितारे शामिल हो रहे हैं और देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा की हिंदू पदयात्रा को पहले भी कई धमकियां मिली। विरोधियों ने यात्रा में हमले और दंगे की आशंका जताई। बाबा पर हुए हमले से पदयात्रा में हड़कंप मच गया। कुछ सुरक्षा पर सवाल उठाने लगे, कोई साजिश कहने लगा। बाबा बागेश्वर को पहले से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। कमांडो और हथियारों से लैस 8 सीआरपीएफ जवान तैनात रहते हैं। इसके अलावा बाबा की 3 और स्तर की सिक्योरिटी होती है। सबसे पहले 6 पिस्तौल वाले निजी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके साथ। दूसरी लेयर में 60 से 100 बाउंसर की खास टीम लगी होती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के खास जवान उनके साथ होते हैं। 2 शिफ्ट में काम करने वाले बाउंसर साए की तरह साथ रहते हैं। और यात्रा को देखते हुए यूपी एमपी पुलिस ने भी कड़े इंतजाम किए हुए हैं। यात्रा में करीब 600 पुलिस के जवानों को लगाया गया है और पूरे यात्रा रूट की निगरानी सीनियर पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। पुलिस फिलहाल मोबाइल हमले की जांच कर रही है और बाबा ने कहा यह फूल जैसी चोट थी, यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। सुनिए जरा इसके बाद बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। किसी भी प्रकार का हम पर हमला नहीं हुआ है। फूल फेंकते समय किसी श्रद्धालु भक्त का मोबाइल आ गया था जो यहाँ थोड़ा लगा था, वो वापस भी कर दिया गया है और किसी भी प्रकार से ऐसा अभी तक नहीं हुआ और किसी भी प्रकार की साजिशें न चल रही हैं। दोनों प्रदेश की शासन प्रशासन सख्त है, हम साधुवाद दे रहे हैं और लाखों लोग शांति के साथ, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा है, कोई राजनीतिक या किसी के खिलाफ की यात्रा नहीं है, जन जागृति की यह पद यात्रा है। सब लोग शांति से हैं, तो छोटी सी बात को बहुत बड़ा ना बनाया जाए ताकि किसी के मन में जो धाम से जुड़े हुए लोग हैं उनको सूचना गलत प्राप्त ना हो। यही हम प्रार्थना अभी इस वीडियो के माध्यम से करना चाह रहे हैं। सब ठीक है, बढ़िया चल रहा, सिर पर सीताराम, फिर क्या करना, हम तो हर हाल में। बाबा बागेश्वर को आपने सुना। दूसरी तरफ
बांग्लादेश में ये जो आप देख रहे हैं चिन्मय प्रभु, हिंदुओं को जोड़ने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम किया। हिंदुओं की भीड़ थी, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा था, इसी मामले में इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, यानी देश के खिलाफ द्रोह का मुकदमा, और इनकी गिरफ्तारी की गई। देखिए जरा, बांग्लादेश में हिंदू धर्मगुरु पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय प्रभु की कल गिरफ्तारी हुई। चिन्मय प्रभु चटगांव के लिए ढाका पहुंच रहे थे। दरअसल चटगांव से पुलिस की जासूसी शाखा ने यह कहकर इन्हें रोका कि बात करनी है आपसे, फिर बिना वारंट के गिरफ्तार कर इन्हें बस में बिठा लिया। हिंदू संगठन और इस्कॉन प्रशासन ने जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन चटगांव की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। दावा यह है कि सरकारी दलील के आधार पर उन्हें जेल भेजा गया। दरअसल चिन्मय प्रभु बांग्लादेश में हिंदू समाज के बड़े संत हैं। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ वो आवाज बुलंद करते रहे हैं। हिंदुओं पर हमले, यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध की अगुवाई की उन्होंने। इस्कॉन मंदिर पर हाल में हुए हमले को सनातन पर हमला कहा था। बांग्लादेश की कट्टरपंथियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। 25 अक्टूबर को चटगांव में विरोध मार्च निकाला और 22 नवंबर को रंगपुर में बड़ी रैली की। 4 लाख हिंदू जमा हुए थे। 13 दिसंबर को चिन्मय प्रभु खुलना में एक बड़ा सम्मेलन करने वाले थे, और इस सम्मेलन से पहले ही पुलिस ने हिंदू संत को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का केस दर्ज हुआ। यह केस पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी ने दर्ज कराया है। खालिदा जिया यूनुस की करीबी और शेख हसीना विरोधी मानी जाती है। शेख हसीना के हटने के बाद से चिन्मय जैसे हिंदू संत निशाने पर है। आइए अब मैं आपको बताऊं कि क्या कुछ कह रही है भारत सरकार। विदेश मंत्रालय इस पर सख्त है। बाकायदा विदेश मंत्रालय से प्रतिक्रिया आई है। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है एक संत के साथ, हिंदू संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से हम चिंतित हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बांग्लादेश में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांति से बात रखने वाले धार्मिक संतों पर कार्रवाई हो रही है। बांग्लादेश सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं, लेकिन उन्हें भी बाहर निकलना चाहिए। सड़क पर उतरो, नहीं तो तुम्हारे सारे मंदिर मस्जिद में तब्दील हो जाएंगे। श्री रविशंकर कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है अत्याचार दर्दनाक है। पीड़ित लोगों के साथ खड़े होना तो धर्मगुरुओं का फर्ज है, और पीड़ितों की आवाज उठाने वालों को कैद करने कहां का न्याय है। आइए खबरों में आगे बढ़ते। आज की एक और बड़ी खबर है राजस्थान से। राजस्थान में दरअसल महाराणा प्रताप के वंशजों में बवाल हो गया है। तस्वीर देखिए, राजतिलक पर महासंग्राम हो गया। यह तस्वीर महाराणा प्रताप की है। महाराणा प्रताप के जो वंशज राजस्थान में रहते हैं उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। यह है विश्वराज और यह है लक्षराज। विश्वराज और लक्षराज में घमासान हुआ है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जो घमासान राजतिलक हुआ उसकी तस्वीर देखिए। विश्वराज राजगद्दी पर इनका राजतिलक हो रहा था। दरअसल बाकायदा खून से तिलक किया जा रहा था। इस राजतिलक के बाद दरअसल ये पहुंचे दर्शन के लिए जो उदयपुर पैलेस है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं वंशावली। मैं आपको दिखा रहा हूं क्या है वंशावली। महाराणा प्रताप को आप देख रहे हैं। महाराणा प्रताप वंश के 19वें राजा बने। उसके बाद उनके बेटे थे भूपाल सिंह, और उनके भूपाल सिंह का कोई सुपुत्र नहीं था, तो उन्होंने भगवत सिंह को गोद लिया। भगवत सिंह के 2 बेटे हुए, महेंद्र सिंह मेवाड़ और दूसरे अरविंद सिंह मेवाड़। महेंद्र सिंह मेवाड़ की मौत हो गई। महेंद्र सिंह मेवाड़ के जो बेटे हैं वो है विश्वराज सिंह, जिनको अभी आपने देखा, जिन्होंने अभी राजगद्दी पर बैठे और राजतिलक किया है। ये जो जंग है ये जंग इन्हीं लोगों के बीच है। दरअसल विश्वराज सिंह और लक्षराज सिंह मेवाड़ के बीच ये जंग हुई और आपस में घमासान हुआ, मारपीट हुई और संग्राम हुआ है। बाकायदा उस संपत्ति पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।